हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज के इस सेशन में हम सुपर शॉर्ट सीरीज का अगला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज पेरेटो ऑप्टिमिलिटी। ठीक है जी। सो अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड द अदर थिंग इज कि अगर आपको मेरे साथ पूरा कोर्स पढ़ना है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स किसी और ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना चाहते हैं तो आप मेरा पूरा यूजीसी नेट का कोर्स जो है इकोनॉमिक्स का उसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आपको कोड यूज करना है सिमर10, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मेरी सभी फ्री क्लासेस का हिस्सा बनने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सभी फ्री क्लासेस के लिंक्स आपको मिल जाते हैं। और मेरी यूजीसी नेट की बुक लेने के लिए भी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी से हर बार एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पक्के तौर पे आता ही आता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरेटो ऑप्टिमिलिटी का मतलब समझते हैं। ये देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं ना, पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी इज ए पॉइंट वेयर समवन कैन ओनली बी मेड बेटर ऑफ बाय मेकिंग समवन वर्स ऑफ। पेरेटो ऑप्टिमिलिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर अगर हमको किसी को पहले से बेटर ऑफ बनाना है तो किसी दूसरे को वर्स ऑफ बनाना पड़ेगा। देखिए पेरेटो ऑप्टिमिलिटी में हमेशा एलोकेटिव एफिशिएंसी का सिद्धांत हम लेके चलते हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, लेट्स सी। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है। मान लीजिए मेरे पास टोटल 10 रिसोर्सेज हैं, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है कि मुझे 2 गुड्स अगर प्रोड्यूस करने हैं तो मैंने 5 रिसोर्सेज एक्स के लिए लगा दिए, 5 रिसोर्सेज वाई के लिए लगा दिए, मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। ठीक है, ना तो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है ना तो ओवर यूटिलाइज्ड है, मतलब जितने थे पूरे के पूरे मैंने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिए। दिस इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब पेरेटो ऑप्टिमिलिटी में क्या है, एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है यानी कि रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस केस में अगर मुझे एक की वेलफेयर को बढ़ाना है, अगर ए को पहले से अच्छा करना है तो मुझे दूसरे को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मुझे एक्स पर 6 रिसोर्सेज लगाने हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा रिसोर्स कहां से आएगा, ये एक एक्स्ट्रा रिसोर्स आएगा वाई के रिसोर्सेज को कम करके। समझ गए बात, यानी कि अगर मुझे एक को बेटर ऑफ बनाना है तो मुझे दूसरे को वर्स ऑफ बनाना ही पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि मैं ए को बेटर ऑफ बना सकती हूं बी को वर्स ऑफ बनाए बिना, सो वो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, वो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की खंडना है, वो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी नहीं है। समझ गए बात को। चल जो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी है इसमें यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर किया जाता है, यानी कि यूटिलिटी को हम रैंक दे सकते हैं, नंबर की फॉर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है जी, किसी भी तरह की वैल्यू जजमेंट से पेरेटो ऑप्टिमिलिटी का सिद्धांत फ्री होता है। इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं, कुछ इसकी एजम्पशंस हैं। फैक्टर प्राइजेस आर नॉन। फैक्टर प्राइजेस मतलब लेबर जो है उसकी वेजेस और कैपिटल जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो नॉन है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, प्राइसेस कांस्टेंट है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स रैशनल है। कंज्यूमर्स रैशनल होने का मतलब है कि कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स के रैशनल होने का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं हम कंडीशंस की तरफ। सो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी में अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कंडीशंस होती हैं आपकी, तो ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन होती है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन? तो मैं ना ऐसा करती हूँ, आपको किसी ब्लैंक स्लाइड पर ये चीजें समझाती हूँ, फिर हम दोबारा से इस पीपीटी की तरफ आएंगे। आई थिंक मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में ये ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। चलो सो देखिए ये जो 3 कंडीशंस हैं इसमें से आपकी सबसे पहली कंडीशन जो होती है, जो मैंने कहा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन वाली। ठीक है, इसमें क्या रहता है, देखिए अगर तो मैं सिंगल कमोडिटी की बात कर रही हूं, सो इट वुड बी लाइक दैट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल of A individual is equal to marginal rate of technical substitution for labor and capital for B individual is equal to here price of labor over price of capital. You can say wages over rate of interest. दूसरी मल्टीपल कमोडिटी के केस में इसकी जो कंडीशन होती है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई, या यू कैन से एम सी एक्स ओवर एम सी वाई।
ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिए। जब मैं बात कर रही हूं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की, यानी कि मैं बात कर रही हूं यहां पर किसकी, इसोक्वेंट कर्व्स की। जो इसोक्वेंट कर्व्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को, और जो आपका PL ओवर PK यानी कि वेज ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है इसो कॉस्ट लाइन को, इसो कॉस्ट लाइन को। ठीक है, तो अब इससे आपके और भी काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि MRTS का स्लोप क्या होता है, इसोक्वेंट होता है, अगर पूछा जाए इसो कॉस्ट लाइन का स्लोप क्या होता है, दिस इज PL ओवर PK। ठीक है जी, इसी तरह आपको याद रखना है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका स्लोप क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना इसका, ये आपका जो दिस इज, ठीक है, दिस इज फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप जो है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उल्टा बोल गई थी मैं। इसोक्वेंट कर्व का स्लोप जो है दैट इज MRTS। इसी तरह इसोकोस्ट लाइन का स्लोप जो है PL ओवर PK। इसी तरह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप जो है MRTXY। इसी तरह आपका इसो रेवेन्यू लाइन, यू कैन से दिस इसो रेवेन्यू लाइन का स्लोप जो है दैट इज MCX ओवर MCY। इन चीजों को पहले अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए अपने, ठीक है, फिर मैं और डिटेल में आगे जाके डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। आगे देखिए, दूसरी जो हमारी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, उसमें आपका आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन for x and y for A individual is equal to marginal rate of substitution for x and y for B individual is equal to PX over PY। ठीक है, अब ये जो है ना ये किसका स्लोप है, दैट इज इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है, और ये जो है आपका ये किसका स्लोप है, बजट लाइन या यू कैन से प्राइस लाइन। ठीक है, और जो आपकी तीसरी कंडीशन होती है जिसमें हम कर देते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मिक्स, है ना, दोनों। तो इसमें हमारा रहता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू PX ओवर PY। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो और एक्सपैंड करके, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर A इंडिविजुअल, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर B इंडिविजुअल इज इक्वल टू PX ओवर PY। क्योंकि ये जो था आपका, ये प्रोडक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपका कंजम्पशन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दोनों का इक्विलिब्रियम, दोनों में एफिशिएंसी हो गई। आया बात समझ में? चलो अब हम उन स्लाइड्स की तरफ चलते हैं जहां से मैं आपको पढ़ा रही थी। यस, यहां पे, हाँ, तो देखिए वही है ये चीज, मार्जिनल, यही समझाया पहले, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, देन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, ऑफ A एंड B इज इक्वल टू MCX MCY। कंजम्पशन वाली में हमने सब्स्टिट्यूशन ले लिया। ठीक है, अब मैं ये इन दोनों कंडीशंस को ना, पहले इन दोनों कंडीशंस को आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। ये देखिए, ये है एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट कर्व। इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व में ना ये जो आपको कर्व्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले कर्व्स है ना, ये वाले कर्व्स, ये आपके इनडिफरेंस कर्व्स हैं। ठीक है, दैट इज इनडिफरेंस कर्व ऑफ B इंडिविजुअल, देन इनडिफरेंस कर्व B1 दैट इज B2, है ना। इसी तरह ये इनडिफरेंस कर्व A1 A2। ठीक है, मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, A एंड B, दोनों के इनडिफरेंस कर्व्स उसने बनाए हुए हैं। और अपना ये डायग्राम जो है ना, इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट कर्व के कंसेप्ट का समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको कहा था कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर A इंडिविजुअल इक्वल होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर B इंडिविजुअल, उस पॉइंट पे पेरेटो ऑप्टिमिलिटी होती है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे दोनों इंडिविजुअल्स A एंड B के इनडिफरेंस कर्व्स कट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे भी दोनों इंडिविजुअल्स के, इस पॉइंट पे भी दोनों इंडिविजुअल्स के कट कर रहे हैं, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज MRS A इज इक्वल टू MRS B। ठीक है, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स पर क्या है, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी है।
तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं ना, इस तरह से जोड़ दूं, तो ये आपका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व। सो कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट्स। मतलब पेरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट्स का ही रास्ता जो है वही आपका कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनता है। समझ गए बात को मेरी? फाइन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। पेरेटो ऑप्टिमलिटी में मैंने क्या पढ़ाया था? अगर आपको ए की वेलफेयर को बढ़ाना है तो आपको दूसरी की वेलफेयर को कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ई पॉइंट से एफ की तरफ जाती हूँ तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा कर्व है ना, ये है A1 ले लेती हूँ। ए कर्व पहले से ऊपर आ जाएगा, यानी कि ए पहले से बेटर ऑफ बनेगा। बट अगर ए पहले से बेटर ऑफ बनेगा तो बी कर्व पहले से नीचे आ जाएगा, है ना, यानी कि बी पहले से वर्स ऑफ बन जाएगा। यानी कि अगर मुझे ए को बेटर ऑफ बनाना है तो बी वर्स ऑफ बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेरेटो ऑप्टिमलिटी। तो इन तीनों पॉइंट्स के अलावा और कोई भी पॉइंट यहाँ पे पेरेटो ऑप्टिमलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ ये तीनों पॉइंट्स ही आपके पेरेटो ऑप्टिमलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। सेम यही डायग्राम ना, सेम यही डायग्राम मैं प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में भी बना सकती हूँ। प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट, बस फर्क ये पड़ेगा, अगर मुझे ये डायग्राम प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में बनानी है ना तो मैं इन डिफरेंस कर्व्स की बजाय इसोक्वेंट कर्व्स लूंगी। ठीक है, देखिए दीज आर इसोक्वेंट कर्व्स, ये इसोक्वेंट कर्व्स हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा था? जिस पॉइंट पे दो इसोक्वेंट कर्व्स कट करते हैं, दो इसोक्वेंट कर्व्स इक्वल होते हैं, वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल फॉर ए इंडिविजुअल फॉर एक्स कमोडिटी। एक मिनट, हाँ ए एंड बी, ठीक है ठीक है। फॉर ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल एंड के फॉर बी, है ना, ये यहाँ पे इक्वल है, वहां पे पेरेटो ऑप्टिमलिटी है। यानी कि अगर मैं ये इसोक्वेंट कर्व्स ले रही हूं तो इन तीनों पॉइंट्स पर आपके MRTS LK ऑफ A, MRTS LK फॉर B इक्वल होते हैं इन तीनों पॉइंट्स पे। यानी कि तीनों पॉइंट्स पेरेटो ऑप्टिमलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व होगा ना, अब इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हम प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर्व बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे इसोक्वेंट कर्व्स हैं। बट जो हमने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर्व लिया था ना, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ कंजम्पशन था, क्योंकि इसमें जो हमने कर्व्स लिए थे ये इनडिफरेंस कर्व्स थे जो कंजम्पशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। समझ गए? अब यहाँ पे ये दो पॉइंट्स आपके हो गए, यही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, अगली तीसरी कंडीशन पे आओ, एफिशिएंसी एंड एक्सचेंज। यही पढ़ाई थी मैंने कंडीशन आपको। एक चीज याद रखना, जहां पे MRT लिखा है उसकी जगह पर MRPT भी आ सकता है, दैट मींस मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या उसकी जगह पर MRTP भी आ सकता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, MRT ये तीनों चीजें सेम है। अब इस कंडीशन को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस डायग्राम से। अब जिस डायग्राम में देखिए, मैं आपको दोबारा से डायग्राम बना के, वहां पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स दी हुई है, सिंपल सा चीज है। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये किसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना, स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये है मेरा इंडिफरेंस कर्व, ये किसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या कहा है, जहां पे MRS एंड MRT इक्वल होता है वहां पे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आ जाती है। तो इस पॉइंट पर आपकी ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप इसको PX ओवर PY के इक्वल भी ले रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप एक प्राइस लाइन भी बना सकते हो ऐसे। ठीक है, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाइड योर थर्ड कंडीशन। समझ गए बात को? ये हो गया आपका पेरेटो ऑप्टिमलिटी की तीन कंडीशंस। आई थिंक सभी इससे जुड़े हुए कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब देखिए आगे चलते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशंस की तरफ। ये जो हमने अभी तीन पढ़ी थी ना, दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी। सेकंड ऑर्डर कंडीशंस का मतलब होता है, देखिए पहली वो कहता है कि जो इनडिफरेंस कर्व है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, ये पता ही है हमको, ऐसे होता है, और ओरिजिन से कन्वेक्स होना चाहिए, तभी पहली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस तभी सेटिस्फाई होंगी अगर ये सेकंड ऑर्डर कंडीशंस भी सेटिस्फाई होंगी, है ना। इसी तरह जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी शेप इस तरह से होती है, दैट इज कनकेव टू द ओरिजिन। फाइन।
तो यही था आपका पेरेटो ऑप्टिमलिटी। होपफुली आपको सारा समझ में आ गया, क्लियर हो गया A to Z सारे कंसेप्ट्स। बस ये कंडीशंस आपको भूलनी नहीं है। सिंगल कमोडिटी के केस में हम MRTS लेते हैं, अगर आपकी मल्टीपल कमोडिटी है तो हम MRTS की जगह पर ये कंडीशन भी ले सकते हैं, दैट इज मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ठीक है। और ये कंजम्पशन वाली एक ही कंडीशन है, प्रोडक्शन वाली 2 बताई हैं मैंने, कंजम्पशन वाली 2 बताई हैं मैंने, 1 बताई है मैंने, और जो दोनों में एफिशिएंसी है इसकी भी 1 बताइए। बट मैंने आपको 2-3 वेज बताया कि आप इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हो। इसके आप इक्वल में PX/PY भी लेके आ सकते हो, ठीक है। कौन किसका स्लोप क्या है ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRS है, बजट लाइन का स्लोप PX है, इक्विवेलेंट कर्व का स्लोप MRTS है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का स्लोप MRT है। ये सभी चीजें आपको रटी होनी चाहिए। इक्विवेलेंट कर्व का स्लोप PL/PK है ना, इसो रेवेन्यू लाइन का स्लोप MCX/MCY है। ये सभी चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। सो होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।